नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह भारत ने सऊदी अरेबिया को पछाड़ दिया यूरोप को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो ये खबर आप सबने सुनी होगी, ये आजकल बहुत ही ज्यादा ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि किस तरह भारत ने सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप को एक्सपोर्ट किया है। अब देखिए, सबसे पहले हम फर्क समझते हैं, क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या फर्क होता है। क्रूड ऑयल या कच्चा तेल वो होता है जो हम सऊदी अरेबिया से, रशिया से, यूएई से इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। वो कच्चा तेल सीधे तौर पे हमारे किसी काम का नहीं होता, लेकिन वो कच्चा तेल आता है, फिर भारत में बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज में जाता है जहां उस कच्चे तेल के अंदर से उसको प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और उस कच्चे तेल में से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है, पैराफिन निकलता है और बहुत सी दूसरी चीजें उसमें से निकलती हैं। तो वो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। क्रूड ऑयल अभी भी यूरोप सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया से ले रहा होगा, नो डाउट, लेकिन रिफाइन होने के बाद जो तेल है वो सबसे ज्यादा भारत यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले साल यानी 2022 में फरवरी के महीने में रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। इस हमले की अपनी बहुत सी वजहें थी, कुछ लोग इस हमले को सही ठहराते हैं, कुछ गलत ठहराते हैं। इस मुद्दे पे हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस का पर्पज सिर्फ एक था कि रशिया की जो भी अर्निंग, इनकम के जरिए हैं, उनको रोक दिया जाए। जब किसी देश के पास पैसे ही नहीं होंगे तो लड़ाई कहां से लड़ेगा। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके पास पैसे नहीं है, अगर आज भारत उससे लड़ने लग जाए तो पाकिस्तान हमसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है। वही कुछ न्यूक्लियर बम बन के जो रखे हैं, सिर्फ उसी वजह से बचता रहता है। अदरवाइज पाकिस्तान इज नॉट इन अ कंडीशन टू फाइट अ वॉर विथ इंडिया। यही स्ट्रेटेजी थी, यही प्लान था वेस्टर्न कंट्रीज का। लेकिन यूरोप शुरू से, काफी सालों से रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहा है अपनी ऑयल और गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि रशिया एकदम उनके बगल में है। वहां से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस आती हैं यूरोप में, जर्मनी खास करके बहुत सारा डिपेंडेंट है। तो इस तरह यूरोप के बहुत सारे देश रशिया से बहुत बड़े पैमाने पे ऑयल और गैस बहुत समय से लेते आ रहे हैं और वो उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। लेकिन अब नेटो मेंबर होने के नाते वेस्टर्न कंट्रीज में एक जो माहौल बनाया गया कि रशिया बुरा है, रशिया ने जो किया है वो गलत है, यूक्रेन सही है, हम यूक्रेन का साथ देंगे, ये जो एक तरफा प्रोपेगेंडा चलाया गया, इससे पब्लिक के ओपिनियन को बदलने की कोशिश की गई और वही हुआ। और पब्लिक के ओपिनियन के खिलाफ कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती। तो इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज, G7 कंट्रीज और दूसरे अमेरिकन एलाइज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए। और रशिया का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है उसका ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट। रशिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहीं से आता है तो वो तेल और गैस को दुनिया भर के देशों में बेचने से आता है और उन्होंने इसी को टारगेट किया। रशिया से ऑयल और गैस इंपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी कि हम आपसे तेल और गैस खरीदेंगे ही नहीं। जब हम आपसे कुछ खरीदेंगे नहीं तो आपके पास पैसे आएंगे नहीं। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप युद्ध लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अब मुसीबत ये थी कि जब आप, जो देश रशिया पे अभी तक इतने बड़े स्केल पे डिपेंडेंट रहे, एकदम से वो कहीं और से कहां से तेल और गैस लेना शुरू करते। ये सारे देशों ने रुख किया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, यूएई, सऊदी अरेबिया, जो नॉर्मली बाकी देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही यूरोप ने भी मिडिल ईस्ट से ऑयल और गैस परचेज करना शुरू किया तो पूरे दुनिया में ऑयल और गैस के प्राइसेस शूट अप कर गए। पेट्रोल के प्राइसेस एकदम आसमान छूने लग गए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छूने लग गए। और ऐसा होने पे अब यूरोप के देशों की मजबूरी हो गई महंगा तेल बाजार से खरीदने की। महंगा तेल खरीदने की वजह से यूरोप के देशों में इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। अमेरिका में भी यही हुआ, वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, तेल का प्राइस महंगा होने की वजह से बाकी चीजों के प्राइस पे भी असर पड़ता है, बाकी चीजें भी महंगी होती गई। जाड़ा निकट था, ठंडक आने वाली थी, लोगों को ऑयल और गैस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है सीजन में, क्योंकि यूरोप एक बहुत ही ठंडा एरिया है। वहां पे अपने घर गर्म रखने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए ऑयल और गैस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां 24/7 हीटर्स को रन करना पड़ता है। अब ऐसे में अगर लोग अपने इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए इतने महंगे तेल को खरीदते तो उनके पास अपने लिए खर्चा करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचते। और इस वजह से यूरोप के कई देशों में सड़कों पे विद्रोह चालू हो गया, सड़कों पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये सिचुएशन जर्मनी और ब्रिटेन में भी थी। इसी बीच कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के बावजूद रशिया से
तेल खरीदना जारी रखा। उनमें से एक देश है भारत। भारत, चाइना, टर्की और ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना जारी रखा। उन्होंने G7 कंट्रीज द्वारा लगाए गए प्राइस कैप को, कि आप उस प्राइस से ऊपर प्राइस में रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, उस प्राइस कैप को भी नहीं माना। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से डाले गए इतने सारे प्रेशर के बावजूद भी इंडिया ने अपनी पॉलिसी को नहीं बदला और रशिया से तेल खरीदना कंटिन्यू किया। क्योंकि जब यूरोप ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, रशिया पे सैंक्शंस लग गए, तो रशिया ने बाकी देशों को ऑफर किया कि हम आपको सस्ते दाम पे तेल बेचेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगे थे, क्रूड ऑयल महंगा था, लेकिन रशिया ने कहा कि हम आपको सस्ता बेचेंगे। तो जब वहां से सस्ता तेल मिल रहा था तो इंडिया और चाइना ने बड़े पैमाने पर रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो जब दुनिया के दो सबसे बड़े कंज्यूमर इंडिया और चाइना ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने कॉम्पेंसेट कर दिया रशिया को। जो रशिया को नुकसान हो रहा था यूरोप को तेल और गैस ना बेच पाने की वजह से, उस लॉस को कहीं ना कहीं इन दो देशों ने कॉम्पेंसेट कर दिया और दूसरे देशों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया कि आप भी रशिया से ऑयल परचेज करना कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई आप पे कितना भी प्रेशर डाले, आप अपने बेनिफिट के बारे में सोचिए, अपने लोगों के फायदे के बारे में सोचिए, और अगर आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो उसे खरीदिए। क्यों अननेसेसरली महंगा तेल इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना, अपने देश में महंगाई बढ़ाना, अपने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करना एक ऐसी लड़ाई की वजह से जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिया और चाइना ने ऐसा करना शुरू किया। अब जब यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, इतनी सारी दिक्कतें पैदा होने लग गई, कंट्रीज रिसेशन में जाने लग गई, तो यूरोप के पास ऑप्शंस कम पड़ने लगे। अब उन्हें चाहिए था सस्ता तेल, इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता रिफाइंड तेल। तो अब यूरोप डायरेक्टली तो रशिया का तेल खरीद नहीं सकता था, लेकिन यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के क्लॉज में लिखा है कि अगर कोई तेल किसी और क्रूड ऑयल किसी देश से आता है और वो किसी दूसरे देश में रिफाइन हो जाता है, तो फिर जो रिफाइंड ऑयल होता है वो उस देश का माना जाएगा जहां पे उसे रिफाइन किया गया है। इसी क्लॉज का फायदा उठा के बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया और चाइना से रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज करना, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ यूरोप बल्कि द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एनर्जी एंड एयर नाम की एक संस्था के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देशों के अलावा G7 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये सब भी इंडिया से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे थे। भारत की रिफाइनर्स ने बड़े पैमाने पर रशिया से क्रूड ऑयल मंगाना शुरू कर दिया, यहाँ की रिफाइनरीज में उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया और वापस यूरोप को सेल करना शुरू कर दिया। तो ये एक चेन बन गई, जहां यूरोप खुद रशिया से ऑयल नहीं इंपोर्ट कर रहा था, वहां रशिया का ही ऑयल इंडिया के थ्रू वापस यूरोप पहुंच रहा था। तो एक तरफ तो यूरोप यूक्रेन को हथियार दे रहा था रशिया से लड़ने के लिए, रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे, और दूसरी तरफ खुद वही यूरोप उन्हीं सैंक्शंस के प्रभाव को कम कर रहा था। ये अपने आप में बहुत ही अजीब सी बात है। जब इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ तो अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ तो करना था। इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज ने फिर एक नया टर्म इजाद किया, लॉन्ड्रोमैट, यानी कि एक वॉशिंग मशीन वाले देश जो किसी का गंदा सामान लेके उसे साफ करके धुल के वापस दूसरे को चिपका देते हैं। तो इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई ऐसे देशों को लॉन्ड्रोमैट नाम दिया गया कि ये रशिया का गंदा तेल लेते हैं, इसे रिफाइन करके साफ तेल यूरोप को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और अदर G7 कंट्रीज को वापस बेच देते हैं। यूरोप में बहुत सी आवाजें उठने लगी कि इस तरह तो सैंक्शंस का प्रभाव कम पड़ रहा है, रशिया पे जो दबाव बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है, जो तेल हम रशिया से सीधे नहीं खरीद रहे हैं वो रिफाइन करा के हम वापस इंडिया और चाइना से खरीद ले रहे हैं। तो इन सब आवाजों के बावजूद इंडिया और चाइना ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना जारी रखा और यूरोप को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना भी जारी रखा। जहां सैंक्शंस लगने के बाद से चाइना का रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट 40 मिलियन टन से बढ़कर करीबन 58 मिलियन टन पे पहुंच गया, वहीं इंडिया का इंपोर्ट रशिया से बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहां युद्ध के पहले इंडिया रशिया से सिर्फ 3.8 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया करता था, वहां अब इंडिया भी चाइना के बराबर लगभग 57-58 मिलियन टन क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो जहां ये रिफाइंड ऑयल काफी सारा हमारे देश में यूज हो जा रहा है, हमारे लोगों को सस्ता और इकोनॉमिकल तेल मुहैया कराया जा रहा है, इस प्राइस शॉक के इम्पैक्ट से हमारे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वहीं एक बड़ा हिस्सा इस तेल का एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप को एक्सपोर्ट किए हैं। चाइना भी उसके काफी करीब है, लेकिन इंडिया की फिगर सबसे ज्यादा है। और ना सिर्फ यूरोप को, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और दूसरी G7 कंट्रीज को भी रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, क्योंकि इन सब देशों को सस्ते तेल की जरूरत है और इसका चारा एक यही है कि रशिया के तेल को भारत से घुमा के, रिफाइन करवा के वापस ले लिया जाए। यूरोप में कुछ आवाजें उठने लगी कि भारत की इस एक्टिविटी पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, भारत की ये हरकत
यूरोप द्वारा लगाए गए रशिया पे सैंक्शंस को कमजोर कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यूरोप ऐसा कोई कदम उठा पाएगा, क्योंकि इसमें फायदा यूरोप का ही है। तो इसलिए अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ बनाए रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम सबसे अच्छे हैं, हम अपनी बातों पे खड़े हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, ये सब चीजें जताने, बताने और दिखाने के लिए जरूर भारत के खिलाफ कुछ मौखिक कार्रवाइयां की जाएंगी, भारत को कुछ और नाम दिए जाएंगे, कुछ और टिप्पणियां भारत पे कसी जाएंगी, लेकिन इन सब चीजों के पीछे ऊर्जा का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा जैसे कि अभी चल रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने या सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।